नमस्कार, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आपने ओलंपिक में 100 मीटर रेस देखी है। इस रेस में दुनिया के सबसे बेहतरीन धावक होते हैं, लेकिन जीतता केवल वही है जिसके अभ्यास का तरीका अलग होता है, जो निरंतर अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करता है, जो लगातार अपने प्रतिद्वंदी की वीडियोस देखता है, उनकी कमियां पहचानने की कोशिश करता है और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। आप कहते हैं कि मैं राजनीति की बात करने से पहले स्पोर्ट्स की बात क्यों करता हूं, तो दोस्तों, राजनीति भी एक खेल है। यह खेल क्षय और मात का होता है, लेकिन इसमें भी अपनी कमियों को दूर करना और सामने वाले की कमजोरी पहचानना बेहद जरूरी होता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है। बीजेपी जानती है कि उसको किस फील्ड में कितना काम करना है। उसे पता है कि जहां पर उसकी दाल नहीं गलनी है उसको छोड़ देना है, और जहां जरा सी भी संभावनाएं दिखाई दे रही है वहां पर पूरा जोर लगा देता है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको देता हूं, हरियाणा की राजनीति में शायद आपको समझने में आसानी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल बूथ थे 19,812। भारतीय जनता पार्टी इन 19,812 बूथ में से सिर्फ 9,740 बूथों पर जीत दर्ज कर पाई थी, और 10,000 से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी या पीछे रही थी। ये एक आंकड़ा ऐसा है जो बीजेपी को चिंता में डालता है। चिंता इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा है, प्रदेश अध्यक्ष से लेके प्रदेश प्रभारी से लेके पन्ना प्रमुख तक। बीजेपी कहती है कि हर बूथ पे उसका कोई ना कोई आदमी अपना काम जरूर कर रहा है, लेकिन क्या यह काम ठीक से नहीं हो पाया, यह बड़ा सवाल है। इसलिए बीजेपी ने अब अपनी रणनीति बदलने का फैसला लिया है। उसने इन तमाम बूथों को ABCD कैटेगरी दे दी है। बीजेपी जानती है कि किस बूथ पे कितना काम करना है और किस बूथ को छोड़ ही देना है। निश्चित तौर पे कोई पार्टी किसी बूथ को छोड़ना तो नहीं चाहेगी, लेकिन बीजेपी को जहां ज्यादा काम करना है, जहां संभावनाएं ज्यादा दिख रही है, उसको एक कैटेगरी दी गई है। जहां ऐसा लगता है कि मार्जिन इतना है कि हार जीत तय हो सके, उस पर कितना काम करना है, B कैटेगरी दी गई। क्योंकि बीजेपी जानती है कि कांग्रेस से मुकाबला है, और कांग्रेस अगर उससे ज्यादा बूथों पर लोकसभा चुनाव में जीती है और बिना संगठन के जीती है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं को संगठित करना और सक्रिय करना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक और साख का सवाल हम कह सकते हैं। नाक का सवाल इसलिए है क्योंकि यह हार जो 5 सीटों पर हुई है, हार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और 2024 आते आते वो 5 सीटें हार गई। ये बीजेपी के लिए गंभीर बात है, और जीत की हैट्रिक लगाने में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। कैसे उभरेगी इस चुनौती से? क्या ये बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के लिए काम करेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जिन पन्ना प्रमुखों को तमाम बूथों पर नियुक्त किया गया था, कहीं ना कहीं यह भी सवाल है कि उन्होंने उस सक्रियता से काम नहीं किया। इसी वजह से बिना संगठन वाली कांग्रेस से उसको हारना पड़ गया, या फिर वह मुद्दे ऐसे हैं जो बूथ प्रभारियों के होते हुए भी जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गई। इन तमाम समीकरणों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आप सबके प्रिय, हम सबके प्रिय नवीन धवीजा जी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी। बूथ स्तर पर अगर बीजेपी अपने आप को इतना मजबूत करने की कोशिश कर भी रही है, तो क्या वो उन मुद्दों को भी सुलझा पाएगी जो उसके खिलाफ लोगों में बने हुए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डबास जी।
बड़े माइक्रो मैनेजमेंट पे आ गई है बीजेपी। एक एक बूथ का हिसाब किताब लिया जा रहा है और कोशिश कर रही है कि जहां कमी रह गई उसको पूरा किया जाए। देखिए डवास जी, आपने सबसे पहले शुरुआत करी खेल से। जी आपने कहा राजनीति एक खेल की तरह है। जी राजनीति खेल जरूर है, लेकिन वो खेल शतरंज का है। जी शतरंज के खेल में खिलाड़ी जहां अपने राजा को जिताता है, जी वहीं दूसरे की सेना को हराता है। चाहे वो उसके घोड़े हों, चाहे उसके सिपाही हों, उनकी जी। गोटियों को वो मारता है। मारता है, उनकी गोटियों को मारता है और खुद आगे चलता है ताकि उसका राजा बच आगे सके, पहुंच सके और वो जीत जाए। जीत जाए। तो ये शह और मात का खेल शतरंज के खेल की तरह है। जी और उसी खेल को भारतीय जनता पार्टी चुनावों में खेल रही है। जी भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें गंवाई हैं। जी हरियाणा में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। जबकि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। जी इस पर 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। केंद्र में पिछली बार उन्होंने 303 सीटें हासिल की थी, इस पर मात्र 240 सीटें मिली है। बैसाखियों पर सरकार चल रही है। तो आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं, जी भारतीय जनता पार्टी के लिए हर राज्य के वो चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इस साल तो क्योंकि महाराष्ट्र और अगर हरियाणा, वो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जी। झारखंड है, देखिए अगर वो इन चुनावों पर, इन राज्यों पर ध्यान नहीं देती, तो क्योंकि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों पर चल रही है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की नहीं है। जी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, ज्यादातर मंत्री इनके हैं, लेकिन सरकार एनडीए की है। जी और ये सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। इस पे तो सवाल पहले दिन से ही उठने आप शुरू ये हुए थे। देखिए, अगर सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जी तो एक एक राज्य इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए ये एक एक राज्य पर अब फोकस कर रहे हैं। फोकस करने का नहीं तो पहले इन्होंने कभी, अमित शाह ने विधानसभा चुनावों में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया जितना इस बार वो ले रहे हैं। उन्होंने सारी मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली है। हाँ, 29 जून को पंचकुला में थे, 16 जुलाई को आप महेंद्रगढ़ आ रहे हो। 16 जुलाई को अहिरवाल बेल्ट में उन्होंने बड़ी मीटिंग रखी है। वो खुद आ रहे हैं, वो एक एक चीज को खुद देख रहे हैं। बूथ पे उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में 19,812 बूथ है, जिसमें से लोकसभा चुनाव में उन्होंने 49% पर जीत हासिल की और 51% पर कांग्रेस जीती है। यानी आधे से ज्यादा बूथों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस या दूसरे दल जीते हैं, कांग्रेस ही जीती है। जी। देखिए इस बार या तो कांग्रेस जीती है या भारतीय जनता पार्टी जीती है, बाकी सारे दल तो फाइट से बाहर हो चुके थे। कई दलों के तो किसी भी सीट पे जमानत नहीं बची। हाँ, किसी भी सीट पे जमानत नहीं बचा पाई। तो आने वाला चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हुई है। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं, जब आमने सामने का मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाती है। इसीलिए इतना माइक्रो मैनेजमेंट पे बीजेपी को आना पड़ रहा है। देखिए अमित शाह ने कमान संभाली है, तो माइक्रो मैनेजमेंट उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर विधानसभा में चुनाव हारे तो वो हार अमित शाह के जिम्मे होगी। इसलिए वो इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम किया जा रहा है। वैसे आज जो 13 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें भी बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पे ही जीत दर्ज कर पाई। मात्र 2 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, एक हिमाचल में और एक मध्य प्रदेश में। बाकी सारे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। बंगाल में टीएमसी ने 4 की 4 सीटें ली हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मेहनत करने में लगी थी। इनको लग रहा था कि ममता बनर्जी को ये मात दे सकती है,
तो इसका मतलब हरियाणा में तो और ज्यादा तसल्ली से काम करना पंजाब पड़ेगा, में मेहनत आप से देखिए आम आदमी पार्टी ने 36-37 हजार वोटों से जीत दर्ज की है बिल्कुल। जलंधर में, जी जबकि उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कैद में जेल में है। जी तो इन चीजों से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में रहना है तो अब वो एक एक प्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं। जी जनता किन बातों से नाराज है, किन मुद्दों पे नाराज है, इन चीजों की भी वो समीक्षा कर रहे हैं। लोगों को मनाने की कोशिश में लग रहे हैं, वोटरों को साधने में लग रहे हैं, चाहे वो जात बिरादरी हो, चाहे वो मुद्दे हों। तो हरियाणा में इसका मतलब कांग्रेस इस बात को पहचान चुकी है, समझ चुकी है, जान चुकी है, इसीलिए लगातार कांग्रेस के नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगभग बीजेपी और कांग्रेस में अंतर यह है कि बीजेपी इस समय इतने माइक्रो स्केल पे मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है, हर उस चीज को संभालने की, सुधारने की कोशिश कर रही है जो उसके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का तो कॉन्फिडेंस ही ऐसा है कि उनको लग रहा है कि 2024 में विधानसभा में सरकार बीजेपी को हरा के कांग्रेस की बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं, संगठन नहीं है लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नाम की चीज नहीं है। संगठन पूरे हरियाणा में नदारद है, उनके पास संगठन पिछले 10 सालों से नहीं है। जी उनका कार्यकर्ता उनसे टूट चुका है। जी लोकसभा में कांग्रेस के पास जो 5 सीटें आई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से उनके पास सीटें आई हैं। कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो तो विपक्ष का वो रोल भी अदा नहीं कर पाए जो किसी मजबूत विपक्ष को करना चाहिए था। लेकिन जनता के पास और कोई जनता के पास और कोई रास्ता नहीं था और कोई दल नहीं था। जनता ने वोट दिए थे, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। महत्वपूर्ण बात कही आपने कि पिछले 10 साल में बीजेपी का शासन रहा हरियाणा में और कांग्रेस के नेता जो है वो सड़कों पे दिखाई नहीं दिए किसी भी मुद्दे को। आप देखिए, आपने बात करी भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथों को 3 ग्रेड में बांटा है, ए, बी और सी। जी जिन सीटों पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने, जिन विधानसभा क्षेत्रों में, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने 49% में जीत दर्ज की है, उनको उन्होंने ए ग्रेड में रखा है। जी और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नेक टू नेक रही है, 10-20-100 वोटों से जीत हार हुई है, उसको उन्होंने बी ग्रेड में रखा है। और जहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, कांग्रेस ने लीड की, उसको उन्होंने तीसरी श्रेणी में रखा है, यानी सी ग्रेड में रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सी ग्रेड का बूथ है, जो सी ग्रेड का एरिया है, उसे वो बी ग्रेड में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से काम किया जाए, इस तरीके से लोगों को लगाया जाए कि जो सी ग्रेड की थी, यानी जहां पर वो हार गए हैं, उसको वो फाइट में लेकर के आए किसी तरीके से। और जो बी ग्रेड में थे, जहां वो फाइट में रहे, उसे वो जीत में तब्दील कर सकें। भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट में लगी है, संगठन को मजबूत करने में लगी है, और कांग्रेस के पास संगठन नाम की चीज नहीं है। और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कांग्रेस इन 2 महीनों में, 3 महीनों में कांग्रेस कैसे अपना संगठन खड़ा करेगी, कहां से उसके पास कार्यकर्ता आएंगे, कैसे वो लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आज भी अगर आप लोकसभा चुनावों को देखें, कांग्रेस अगर 5 सीटें जीती है तो 5 सीटें कांग्रेस क्यों हारी है? क्योंकि उनके पास संगठन नहीं था। अगर उनके पास संगठन होता, उनके पास कार्यकर्ता होते, तो 5 से ये सीटें 7 और 8 भी हो सकती थी। लेकिन नवीन जी, बीजेपी के पास संगठन होना ही एकमात्र वो नहीं है उपलब्धि। संगठन के कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी है, पन्ना प्रमुख है, उनका सक्रिय होना भी जरूरी है। अब बीजेपी ने यह भी देख लिया है कि पन्ना प्रमुख बहुत से तो ऐसे हैं सिर्फ जो कागजों में पन्ना प्रमुख थे, और ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने आई भी है कि पन्ना प्रमुख बना दिए गए। इसमें एक राजनीति ये भी हुई है कि पन्ना प्रमुख अगर जो बनाए गए हैं, जो जिला अध्यक्ष है, जो विधायक है, और पार्टी के और जो टिकट के दावेदार हैं, बड़े नेता है उस जिले में, हर कोई चाहता है कि उनके पन्ना प्रमुख सेट हो जाए। उनके पन्ना प्रमुख को लेके हर जिले में जो राजनीति, हर सीट पे जो राजनीति हुई है, उससे भी तो बीजेपी को उभरना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं।
देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जब आंकलन किया मुद्दों का, तो एक बड़ा मुद्दा यह भी निकल के आया कि बूथ स्तर पर जो उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, यानी बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता उन्होंने बनाए हैं, टीम तैयार की है जिसे उन्होंने पन्ना प्रमुख का नाम दिया है, वो रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज है, रिकॉर्ड में है, कागजों में है, लेकिन उन लोगों ने सक्रिय रूप से काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि पार्टी की भी कहीं ना कहीं गुटबाजी रही। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली या पार्टी के संगठन और उम्मीदवारों के बीच कहीं ना कहीं टकराव रहा, उनके जो समर्थक उम्मीदवारों के अलावा दूसरे नेताओं के समर्थक थे, उन्होंने काम नहीं किया। वो लोग घर बैठे रहे, वो लोग दिखाने के लिए अपनी हाजिरी भरते रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा उनके सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने जो समीक्षा की है, कई बड़े मुद्दे उसमें निकल के आए हैं। तो मुख्य रूप से चुनौतियां दो मान के चले, एक एंटी इनकम्बेंसी जो लोगों में मुद्दे बने हुए हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, किसानों का है, ये एक अलग मुद्दा है, और दूसरा कार्यकर्ताओं की संगठन का और कार्यकर्ताओं का निष्क्रियता दो बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दो बड़ी चुनौतियां हैं। और कांग्रेस के पास तो संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं। और कांग्रेस आज भी संगठन की बजाय उन मुद्दों को गर्म रखना चाहती है। अगर आप ये देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में वो रथ यात्रा निकालेंगे, जनता मांगे जवाब जी, इस नाम से वो जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता मांगे हिसाब। तो जनता मांगे हिसाब में वो उन मुद्दों को गर्म रखना चाहते हैं, संगठन पे वो बात आज भी नहीं कर रहे। लेकिन एक बात है नवीन जी, अगर लोगों के हितों की, उनके सरोकारों की बात करेंगे तो संगठन हो ना हो, कांग्रेस फिर से वो हम कह सकते हैं कि वो रिजल्ट दे सकती है जो लोकसभा चुनाव में दिया। ये बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी का 9.5 साल का 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत भारी है जी। जनता सरकार से, पार्टी से नाराज है, उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस उन्हीं मुद्दों पर फोकस कर रही है। 4 जून के बाद कांग्रेस जिस तरीके से लोगों के बीच में पहुंच रही है नवीन जी, वो पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिला था। अब तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो संगठन तो है नहीं, लेकिन जो नेताओं के अपने व्यक्तिगत कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, अलग अलग धड़ों के कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस के नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके सरोकारों के साथ जुड़े हुए। ये तो देखिए, कांग्रेस मेहनत तो कर रही है इसमें। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कांग्रेस मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी आज भी खत्म नहीं हुई है। हालांकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के नेताओं की बैठक ली थी, और उस बैठक में स्पष्ट रूप से उन्हें आदेश दे दिया था, चेतावनी दी थी कि आज के बाद वो गुटबाजी या बयानबाजी सार्वजनिक रूप से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या माने? उसके बावजूद भी आप ये देखिए, कल कांग्रेस नेताओं की जो बैठक हुई, एक सभा हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से दोबारा से कांग्रेस में आए, लोग मंच पर थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको मार्गदर्शक का खिताब दे दिया। उन्होंने कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत सीनियर नेता हैं, मार्गदर्शक के रूप में हमारे पास हैं। और उदय भान ने भी उनकी बात को दोहराया, उन्होंने कहा हाँ, ये हमारे मार्गदर्शक के रूप में है, बड़े नेता हैं। लेकिन तुरंत चौधरी वीरेंद्र सिंह इस बात को समझ गए, उन्होंने माइक पकड़ा और उन्होंने कहा मैं सक्रिय रूप से राजनीति में हूं, मार्गदर्शक आप कहें या आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में हूं। उन्होंने उस पर, आप ये देखिए, भले ही गुटबाजी में उन्होंने ना कही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर तंज कसा और जनता को यह बताने की कोशिश की कि ये मार्गदर्शक होंगे, ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। कांग्रेस अभिशप्त है क्या गुटबाजी के लिए? देखिए, कांग्रेस अगर मात खा रही है और मार खा रही है, तो आपसे गुटबाजी की वजह से उन्हें दूसरी पार्टियां इतना नुकसान नहीं देती जितनी गुटबाजी नुकसान देती है। कांग्रेस के नेता खुद जीते हैं, लेकिन वो दूसरे नेताओं को हराने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं जी। कांटा निकालने वाला जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है।
तो कांग्रेस को तो खुद ही वो लोग नुकसान भी करते हैं। जब तक कांग्रेस के अंदर ये अंतर्कलह खत्म नहीं होगा, ये झगड़े, ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी, कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट तैयारी कर रही है, मैनेजमेंट उनकी जबरदस्त चल रही है। अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने जो मुद्दे उन्होंने समीक्षा की, सबसे बड़ा मुद्दा उनको भी आया कि लोग सरकार से नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। उनको ये पता चला किसान और जाट आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने ये देख लिया बेरोजगारी, महंगाई ये बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी तेजी से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को कोशिश करने में लगी हुई है। उनको ये समझ में आ गया पोर्टल राज, जनता इससे नाराज है। अफसरों ने, हालांकि सरकार की नीयत ये थी कि लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाए पोर्टल राज के माध्यम से, लेकिन अफसरों ने इसका फायदा उठाया। अफसरों ने मुख्यमंत्री के तजुर्बा ना होने का फायदा उठाया, उनको उन्होंने गुमराह किया और जनता में पैसे की लूट मची, जिससे जनता नाराज हुई, लोगों के जूते घिस जाते हैं। दोस्तों, फिर से नवीन जी ने इस डिस्कशन का एक सार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो माइक्रो मैनेजमेंट की नौबत आई है और पुराने जो काम हुए हैं उनको सुधारने की नौबत आई है, और जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है उसका बड़ा कारण एक ये भी है कि मुख्यमंत्री को अफसरों ने बरगलाया, उन्होंने गलत सलाह दी और पोर्टल राज कायम हुआ, जिससे लोग नाराज हुए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि नवीन जी की टिप्पणियां आप जब सुनते हैं तो उनके बिटवीन द लाइंस जो होती है ना, उनको जरूर नोट कीजिए। वो उनकी टिप्पणियां इतनी मारक होती है, इतनी तर्कसंगत होती है कि उनको सुनने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं बात तो ठीक है। इसीलिए नवीन जी के बारे में कहा जाता है कि ये हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। नवीन जी, देखिए, हरियाणा की राजनीति की हम बात करें, जनता की हम बात करें, केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर योजना जी हरियाणा में उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई है। जी हरियाणा में गांव का आदमी, गांव का युवक फौज में जाने के लिए हमेशा आतुर रहता है। हर साल गांव के हजारों लाखों युवा तैयारी करते हैं फौज में जाने के लिए, लेकिन अग्निवीर योजना ने उन लोगों को तोड़ दिया है। अच्छा, वो लोग सरकार से खफा हैं, नाराज हैं। एक सवाल ये है नवीन जी, 2024 में जिस तरह से 400 पार का भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, 370 पार और 400 पार एनडीए, उसके बाद जो 240 आई है, ये जो 240 आई है, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं हरियाणा या महाराष्ट्र, ये वाकई में नाक और साख दोनों का सवाल बन गया बीजेपी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत साख का सवाल बन गया है। उनके लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं कहा ना, ये सरकार बैसाखियों पर चल रही है। 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, अगर मिड टर्म पोल करवाने पड़े तो सरकार को फिर एक एक प्रदेश महत्वपूर्ण होगा सरकार। तो ऐसे में जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, उसके सामने ये माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी कर रही है, ये काम कर देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है, लेकिन इनकी समीक्षा में एक और बड़ा मुद्दा निकल के आया। इन्होंने कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से जो नेता इंपोर्ट किए, जनता ने उन नेताओं को नकार दिया चुनावों में। उन नेताओं को हरा दिया, नकार दिया उनको। अपनी पार्टी के जो नेता थे उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया, उनकी टिकटें काट दी। उन लोगों के जो समर्थक थे वो नाराज रहे। अच्छा, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। बड़ी बात मैं भी जोड़ देता हूं कि जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कुछ विधायकों की मैं बात करें तो निर्दलीय विधायक हो, चाहे 3 तो बीच में ही छोड़ के चले गए थे चुनाव के दौरान, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद भी जो लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, अब वो विचार कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ रहें या ना रहें भारतीय जनता पार्टी। ये महत्वपूर्ण विषय आपने छेड़ा है नवीन जी। देखिए, जो निर्दलीय विधायक होते हैं ये जमीनी नेता हैं ज्यादातर।
या दूसरे दलों जो के जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, जिनको टिकट ना भारतीय जनता पार्टी से मिली ना कांग्रेस से मिली, वो लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और वो जीत के आए। ज्यादा वो जमीनी नेता है निश्चित तौर पे और वो लोग जनता की नब्ज पहचानते हैं। वो जब चुनाव आते हैं जनता की नब्ज पहचानते हैं, वो रुख पहचानते हैं कि आने वाला रुख क्या होगा। वो जिसके सरकार आने वाली होती है, जिसका रुख चल रहा होता है, जिसकी हवा चल रही होती है, उस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उस पार्टी की टिकट लेने की कोशिश करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट विधायक आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की आएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने आभास हो चुका है, हवा का रुख पहचान लिया, हवा का रुख पहचान लिया, उन्हें आभास हो चुका है। मौसम वैज्ञानिक सबसे बड़े तो वही होते हैं, वही मौसम राजनीति के मौसम वैज्ञानिक तो वही हैं। तो मान के चले कि जो बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, जो भी आप कहे उसको कह लीजिए, लेकिन मुद्दों के सामने जो है चुनौतियां बड़ी हैं। दोस्तों, मुद्दों के सामने चुनौतियां बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने मैनेजमेंट में लगी हुई है, बूथों को संभालने में लगी हुई है। क्योंकि एक आंकड़ा मैं और दे देता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जितनी सीटें या जितने बूथों पे इस समय जीत दर्ज की 2024 में, 2019 में उससे कम बूथों पर, करीब 8,528 बूथों पर बीजेपी जीत पाई थी। लेकिन उसके बावजूद उसने तमाम 10 लोकसभा सीटें जीती थी। और इस बार यह आंकड़ा 1000 बूथों का बढ़ा है, लेकिन 5 सीटें गंवाई है। तो बीजेपी को मंथन, चिंतन, विश्लेषण, विवेचना की आवश्यकता है। मुद्दे कहां बीजेपी को मात दे सकते हैं, इसकी विवेचना की आवश्यकता है। और कांग्रेस के नेता जिस तरह लोगों के बीच में जा रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव उतने ही कैडे होने जा रहे हैं जितना कैडा हरियाणा में 10 सीटों का लोकसभा चुनाव था। यह शो आपको कैसा लगा? टिप्पणी करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी राय जब हमें मिलती है तो हमारी भी राय बनती है और हमारा हौसला भी बढ़ता है। दोस्तों, नवीन जी का विश्लेषण आपको कैसा लगा, यह भी आप बताइएगा। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम ये शो बनाते हैं। आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हम आपके लिए इस तरह के निष्पक्ष और राजनीति से जुड़े हुए शो लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद नवाज जी। नमस्कार।